हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। बहुत बारी आप लोग ट्रेडिंग के दौरान या ओवरऑल ये पर्सपेक्टिव है पिछले 1 साल नहीं, 1.5 साल नहीं, इनफैक्ट 2 साल से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ। वो ये कि इथेरियम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है और पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक ये धारणा है और अब तो मीम्स बनने लग गए हैं तो इथेरियम के अराउंड कि इथेरियम को क्या हो क्या गया, इथेरियम इज डेड। और इथेरियम, आपने थंबनेल भी देखा। थंबनेल एक्चुअली हमारा बिलीफ नहीं है, हुक है। क्योंकि हम जब भी लोगों से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं इथेरियम इज़ डेड, या इथेरियम की बात भी करने लगो तो लोग, अगर 10 लोग होते हैं किसी जैसे ग्रुप के अंदर, अगर आप साथ में कोई पार्टी कर रहे हो, इथेरियम के बारे में आप बात करने लगते हो, 5 लोग छोड़ के चले जाते हैं। हालत ये हो चुकी है, नोबडी वांट्स टू जस्ट लिसन टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन इथेरियम। टू बी ऑनेस्ट, इथेरियम को डिफेंड करना या उसके अराउंड इथेरियम की टेक्नोलॉजी हम सबको पता है कि आउट ऑफ ऑल द जितनी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में जो जितनी भी लेयर्स हैं, अगर उसमें प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन्स में कोई सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज है, तो सब ये कहते हैं कि इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, ये जो ब्लॉकचेन ट्रायलेमा के जो 2 मेजर फैक्टर्स हैं, उन दोनों को इथेरियम ने पकड़ के रखा है, बखूबी निभाया है। इससे ज़्यादा सिक्योर, इससे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज़ कुछ भी नहीं है। बट देन किसी ने सही बोला था कि एट द एंड ऑफ द डे इट रियली डज़न्ट मैटर फॉर पीपल कि सिक्योर कितना है और डिसेंट्रलाइज़ कितना है। अभी भी लोगों को इतनी समझ नहीं है, क्योंकि अभी भी लोग वेब 2 के माइंडसेट से ही लोग वेब 3 को देख रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर वेब 3 के लोग अभी भी वेब 2 की ऐप्स को यूज़ करते हैं। वो स्विगी को यूज़ करते हैं, वो अभी भी ट्विटर को यूज़ करते हैं, वो अभी भी इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं, वो ज़ोमैटो को यूज़ करते हैं, वो एयरबीएनबी को यूज़ करते हैं, वो उबर को यूज़ करते हैं। उनको ये रियली अभी मैटर नहीं करता है कि ये स्केलेबिलिटी इतनी इम्पोर्टेंट, ये डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों, और उनके लिए स्केलेबिलिटी ही इम्पोर्टेंट है। तो वो कहीं न कहीं रिफ्लेक्शन दिख रहा है वेब 3 के अंदर भी। लोग स्केलेबल सॉल्यूशंस पे, जो जो ज़्यादा स्केलेबल है चीज़ें, उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और आई थिंक टू बिगिन विद जो अभी जो नैरेटिव है उसमें जो स्केलेबल जो मॉडल ज़्यादा है, जो स्केलेबल चेन ज़्यादा है, जैसे सोलाना है या सुई है या एप्टोस है, तो इन पे ज़्यादा फोकस है और इन पे ज़्यादा ट्रैक्शन है। बट आई थिंक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, आई थिंक अभी भी ना वेब 3 के अंदर ये डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी की जो नैरेटिव है, जैसे बिटकॉइन को समझने में लोगों को टाइम लगा कि बिटकॉइन इंपॉर्टेंट क्यों है। आज ब्लैक रॉक कह रहा है कि हाँ यार, बिटकॉइन इंपॉर्टेंट है, चलो ईटीएफ लेके आता हूँ, क्योंकि बिटकॉइन से रोबस्ट, बिटकॉइन से सिक्योर कुछ नहीं है। सिमिलरली इथेरियम की भी वैल्यू प्रोबेबली अहेड ऑफ टाइम इथेरियम है कि डिसेंट्रलाइजेशन सिक्योरिटी को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं स्केलेबिलिटी को लाऊंगा, लेकिन धीरे लाऊंगा। आई डोंट वांट टू रश। मैं उन दोनों चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो प्रॉब्ली, लेकिन लोगों को अभी ये समझ नहीं आ रहा। या तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ये तो ख़ैर, इसीलिए मैं मेरे साथ जो रोहित है, रोहित पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि क्योंकि रोहित के साथ ऐसे जितने भी डीपर पर्सपेक्टिव वाले जो टॉपिक्स हैं, तो उनको हम डिस्कस किया करेंगे। तो मैं यहाँ समझना चाहूँगा, आज आप जो इस चैनल में इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद आज आप लेके जाओगे, क्या इथेरियम के साथ रियलिटी में कोई इश्यूज़ है? नंबर 1। नंबर 2, अगर इथेरियम के साथ इश्यूज़ नहीं है तो प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा? सिंपल है यार, ये तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्राइस में उसका रिफ्लेक्शन क्यों नहीं है? या नंबर 3, मीम्स सोलाना पे क्यों बन रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं बन सकते? नंबर 4, एआई एजेंट्स जो हैं वो यहाँ क्यों नहीं हो रहा? सारा ट्रैक्शन जो वहाँ हो रहा है वो यहाँ क्यों नहीं हो रहा? और क्या विटालिक के लिए भी चिंता का इश्यू है? क्या विटालिक ने सोचा था कभी कि कभी इथेरियम इतने स्ट्रगल से गुज़रेगा? इन सारी बातों को डिस्कस करने के लिए रोहित, मैंने ये बेस बनाया ताकि हम आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि इस लंबे पॉडकास्ट को आपको देखना चाहिए कि नहीं। क्योंकि कई बार आपको ये लगता है कि अरे क्यों देखूँ इतना लंबा? बट अगर आपको अभी लगता है कि नहीं ये वैल्यूएबल है, तो अब आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। रोहित, मैं चाहता हूँ कि आप अपने इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करो, कि आप अपनी इंट्रोडक्शन दो, आप अपना बैकग्राउंड थोड़ा-सा बताइए जनता को, और इसके बाद देन विल टेक इट फॉरवर्ड। थैंक्स काशिफ भाई। तो क्विक बैकग्राउंड, मैं अपने आप को बिल्डर की तरह मानता हूँ, क्योंकि मैं 2010 से कंपनीज बिल्ड कर रहा हूँ। मैं इसके पहले गेमिंग में था, बिफोर आई गॉट इनटू क्रिप्टो। उसके पहले आई स्टार्टेड कंपनी कॉल्ड sabjiwala.com, like similar to Big Basket, what Big Basket is doing today. बट 2 years बिफोर दैट, 2010 में, 2012 से 17 मैंने एक गेमिंग कंपनी चलाई। 2017 में मैं क्रिप्टो में आया। एक बार मैंने जब बिटकॉइन वाइट पेपर पढ़ा, इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग फॉर मी।
सो हुँ, 2017 के एंड में मैंने फिर क्रिप्टो कंपनी स्टार्ट की, मुद्रेक्स.com नाम से। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंज टुडे। Recently, like I made an exit. Like I don't actively represent Mudrex anymore. 2020 में मैंने एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी बनाया ऑन अ ब्लॉकचेन कॉल्ड स्टार्कनेट, वन ऑफ द अर्लीस्ट zk roll up here on Ethereum. It was called Jedi Swap. So हुँ, at some point of time, it had 80% market share. 80% market share था on Starknet. And अभी मैं एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूँ, विच इज सॉल्विंग डिस्ट्रीब्यूशन विद माय न्यू प्रोजेक्ट कॉल्ड जीएम ट्राइब। सो लाइक ऐसा मान लो, लाइक आई एम यूजिंग क्रिप्टो, जो भी एडवांसमेंट हुए हैं इन क्रिप्टो, इन एआई एंड इन जीके, हुँ, उन तीनों को यूज करके लाइक आई एम सॉल्विंग द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स। लाइक हाउ डू वी मेक इट बेटर देन आज की तारीख में जो एड्स के थ्रू होता है। So that's quick background. Like हुँ, and just to be like transparent, like Ethereum is something I have been मतलब like one technology which जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा बुलिश हूँ, like and as a result वो by default होता है, जिस टेक्नोलॉजी पे तुम सबसे ज्यादा बुलिश होते हो, like that's the one like you invest most of your time in. तो it मतलब जो भी मैं बोलूंगा, like it comes with some certain level of biasness obviously, तो like so that लोग अवेयर हुँ। रहें, बट आई विल ट्राई टू बी जितना रैशनल हो सकता है, लाइक उतना आई विल ट्राई टू बी रैशनल। तो थैंक यू वेरी मच रोहित भाई फॉर योर इंट्रोडक्शन। और क्योंकि आपने स्टार्कनेट पे भी काम किया है, तो इसका मतलब आपने एक स्केलेबल इकोसिस्टम में भी काम किया है, तो ये अच्छा है समझने के लिए ऑडियंस को। तो शुरुआत करते हैं। इथेरियम में आपके हिसाब से जो क्रिटिसिज्म मिल रहा है और जो सोलाना ने करके दिखाया और जो बाकी इकोसिस्टम कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या कंपैरिजन भी जेन्युइन है कि नहीं? तो एक तो चलो इस पे आएँगे, ये एक एडवांस क्वेश्चन है। लेकिन सबसे पहले आपके हिसाब से इथेरियम में क्या इश्यूज़ हैं? ऑनेस्टली लोगों के तो आपने सुने ही हैं, ट्विटर पे आप रहते ही हो और आस-पास भी अपने कम्युनिटी में सुनते रहते हो। आपके हिसाब से जेन्युइनली इथेरियम के साथ इश्यूज़ क्या है? मुझे लगता है इथेरियम के इश्यूज प्राइमरीली कम्युनिकेशन के अराउंड है। हुँ, और वो क्यों है? क्योंकि इथेरियम को कोई एक एंटिटी रिप्रेजेंट नहीं करती है। लाइक देयर इज हुँ, ऐसा नहीं है कि एक एंटिटी है, लाइक कि जिसको हुँ, मैं सुनूं और मुझे क्लैरिटी है कि यार ये जो बोल रहा है वही इथेरियम है। ऑल्दो हुँ, लाइक सम एक लेवल ऑफ एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन है अराउंड विटालिक और इथेरियम फाउंडेशन, बट उसके बाद भी लाइक इथेरियम इज मतलब उसको रिप्रेजेंट बहुत सारे लोग करते हैं। लेयर टूज उसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर टूज, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इवन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से, जैसे कि कंसेंसस हो गया। हुँ, इथेरियम फाउंडेशन में ही मल्टीपल टीम्स हैं। तो हुँ, उसकी वजह से मैसेज जो है वो एक लाइक कॉन्सेंट्रेटेड मैसेज नहीं आता इथेरियम इथेरियम का। तो मुझे लगता है मेनली इथेरियम को समझने में मोस्ट यूजर्स को डिफिकल्टी होती है। लाइक थीसिस लेवल पे जो एक समझते हैं ना, वहां पे मुझे लगता है इथेरियम की प्राइमरी प्रॉब्लम है। जो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल बिटकॉइन के साथ वो नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन को समझने के लिए लाइक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाइक 50 अलग अलग हुँ, कंपनी कुछ 50 अलग अलग बातें कर रही है बिटकॉइन के अराउंड। हुँ, तो मुझे लगता है इथेरियम की प्रॉब्लम इज वो टेक के अराउंड नहीं है, वो इन सब के अराउंड नहीं है, वो एक प्राइमरीली कम्युनिकेशन के अराउंड है। ओके। अगर हम टेक टेक की बात करें तो ठीक है, बिल्कुल आपके के सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से इससे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज़, मतलब अगर हम बिटकॉइन को साइड कर दें और प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन्स की बात करें, बिटकॉइन के अलावा जितनी भी चेन्स हैं, उसमें हम्म। सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज़ इथेरियम है। बट क्या उसकी यही जो 2 सबसे बड़ी खूबी है, उसका उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है? यस। तो जो टेक्निकल लेवल पे उसका पॉजिटिव है, हुँ, वही कम्युनिकेशन लेवल पे उसका नेगेटिव है। हुँ, इसको इस तरह से मान लो आप कि आपको ये समझाना इथेरियम क्या है, इथेरियम क्या करता है। तो मैं उस चीज़ को बोलूँगा, उस वो एक मैं अपने एंगल से बोलूँगा जिस तरह से मुझे इथेरियम की समझ है। सेम चीज़ को जब आप बोलोगे, उसको आप अपने एंगल से बोलोगे जिस तरह से आपको इथेरियम की समझ है। तो वो 2 अलग-अलग मैसेजेज़ हैं। तो सुनने हुँ, वाला कन्फ्यूज़ हो सकता है कि यार ये जो बात कर रहा है वो थोड़ी डिफरेंट लग रही है वर्सेस ये इंसान जो बात कर रहा है वो डिफरेंट लग रही है। हुँ, और ये क्यों है? क्योंकि हम दोनों के पास ही ऐसी कोई पावर नहीं है जो इथेरियम ने बोल दिया कि
रोहित जो बोल रहा है वो ज्यादा सही है या काशिफ भाई जो बोल रहे हैं ज्यादा जो ज्यादा सही है। लाइक ये लिसनर के ऊपर हो गया आप डिपेंडेंट, राइट? कि लिसनर दोनों को सुन रहा है तो लिसनर अपने दिमाग में एक मैसेज कंज्यूम कर रहा है। लिसनर केवल मुझे सुन रहा है तो लाइक वो इथेरियम का पर्सपेक्टिव मेरे हिसाब से डेवलप कर रहा है। अगर लिसनर केवल आपको सुन रहा है तो आपके हिसाब से एक मैसेज कंज्यूम कर रहा है। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन एक टेक्निकल लेवल पे जो प्रो की तरह प्ले हो रहा है, वो कम्युनिकेशन लेवल पे ऐसा मान लो आप एक निगेटिव के वे में प्ले हो रहा है इन केस ऑफ इथेरियम। तो आपके हिसाब से जब वो सब ठीक है, मतलब एक टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है कि इथेरियम का, कि उससे बेहतर कोई प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन नहीं, मैं बार-बार कह रहा हूँ। लेकिन ये बेहतर वर्ड या ये कह देना कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है? बिकॉज़ मार्केट में चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई पे रहती है, राइट? मार्केट के अंदर जो ट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन है, वो इथेरियम पे बिल्कुल नहीं है। जो जितना भी ट्रैक्शन है इस टाइम, वो सोलाना पे है, और उसके बाद और इकोसिस्टम पे आता है। बट और इकोसिस्टम पे भी मैं इतना ट्रैक्शन नहीं देख रहा हूँ, एक्सेप्ट फॉर कपल ऑफ देम। बट जो भी एक्शन इस वक्त हो रहा है, वो सोलाना पे हो रहा है। एंड नाउ एक नया नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है कि नाउ वी हैव सोलाना, व्हाई वी इवन नीड इथेरियम? डीफाई तो ये सोलाना। आपने एक्चुअली हाँ, हाँ, ये आपने बहुत जी, ही अच्छा सवाल छेड़ा है। तो मैं जवाब दूँ उसके पहले पहले तो एक क्लैरिफ़िकेशन कि अ, कोई भी मैं जो जवाब दे रहा हूँ उसको इस तरह से ना लें कि आप एक टेक्नोलॉजी को जब बोलते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इसमें बढ़िया है, तो आप ये नहीं बोल रहे हैं कि दूसरी टेक्नोलॉजी खराब है। लाइक हाँ, अगर कोई बोलता है कि यार गूगल एक बढ़िया कंपनी है, तो वो ये नहीं बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट खराब कंपनी है ना? तो लाइक सोलाना बहुत ही अमेज़िंग है मेरे हिसाब से। लाइक वो इस स्पेस को ओवरऑल आगे लेके जा रही है। तो मैं सोलाना के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं इथेरियम के बारे में प्रो कमेंट्स बोलने वाला हूँ। जस्ट टू गेट इट आउट देयर। अब मैं थोड़ा-सा पहले तो जो आपका सवाल है, उस पे एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। जब आप बोलते हो कि इथेरियम पे एक्शन नहीं हो रहा है ना? तो ये आप किसी तो एक नंबर को बेस लेके बोल रहे हो, है ना? लाइक कि एक यूजेबिलिटी को बेस लेके बोल रहे हो कि कौन-सी चेन को लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक सबसे पहला सवाल हमें समझना चाहिए कि एक चेन का यूज़र कौन है? किस तरह से हम डिफाइन करें कि एक चेन का यूज़र क्या है? जैसे मेरे हिसाब से जब मैं एक चेन को देखता हूँ, तो मेरे लिए एक चेन एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। सिमिलर टू जैसे एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस के बारे में मुझे पता भी नहीं है कि कितने लिसनर्स अवेयर होंगे कि लाइक एडब्ल्यूएस क्या है। एक्सेप्ट जो लोग इंजीनियर स्टार्टअप्स के अंदर हैं या लाइक एक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड के अंदर है, उन लोगों को पता भी नहीं होगा क्या है एडब्ल्यूएस। बट एडब्ल्यूएस के ऊपर ही पूरी सारे बिजनेसेस रन हो रहे हैं, सारी दुनिया चल रही है। तो क्या कंज्यूमर को ये समझने की जरूरत है कि क्या एडब्ल्यूएस है, या एडब्ल्यूएस के एक्चुअली यूजर्स हैं ही नहीं कंज्यूमर? तो मेरे हिसाब से ब्लॉकचेन्स भी वैसा ही है। ब्लॉकचेन्स के मुझे नहीं लगता ब्लॉकचेन्स का इंटरेक्शन डायरेक्ट एंड कंज्यूमर करता है। एंड कंज्यूमर एप्लीकेशंस को यूज करता है, बिजनेसेस को यूज करता है, बिजनेसेस यूजेस ब्लॉकचेन्स फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। तो ब्लॉकचेन्स को जब हम देखते हैं, तो मेरे हिसाब से इसी लैंडस्केप से देखना चाहिए हमें कि बिजनेसेस कितने बिजनेसेस उस ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, किस तरीकों से यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक सबसे पहले तो मैं एक एंगल आपके सामने रखना चाहता हूँ, लाइक डू यू एग्री टू दिस? उसके बाद में आई कैन एक्सपेंड लाइक कि कहाँ इथेरियम कम्स अंडर द किस किस कॉन्टेक्स्ट में इथेरियम को फिर समझ सकते हैं, एज लॉन्ग एज अपन उस फ्रेमवर्क के अराउंड लाइक ऑन द सेम पेज पे हैं। देखिए रोहित भाई, टेक्नोलॉजिकली भी ना, मतलब अगर हम हम्म, टेक्नोलॉजी को कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकली फ्रंट पे भी इथेरियम, मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? हाँ। चेन स्पेक्ट डॉट कॉम है, डॉट ऐप है जो चेन्स को हम्म, कंपेयर करती है। मैंने इथेरियम और सोलाना का कंपैरिजन यहाँ शो कर रहा हूँ। आप मुझे हम्म, बताओ कि टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे भी सोलाना इज स्टिल परफॉर्मिंग बेटर ऑन एवरी एस्पेक्ट, जो एक एक डेवलपर को या एक रिटेल को चाहिए होता है। चाहे हम्म, इथेरियम वर्सेस सोलाना में आप देख लो, ट्रांजैक्शन पर सेकंड रियल टाइम में हम्म, सोलाना इज बीटिंग इथेरियम विद अ बिग मार्जिन। हम्म, 1235 हम्म, सोलाना ट्रांजैक्शन पर सेकंड, और ये 15 15 ट्रांजैक्शन पर हम्म, सेकंड। मैक्सिमम रिकॉर्डेड पर 100 ब्लॉक्स, उसमें भी हम्म, सोलाना इज लीडिंग। ब्लॉक टाइम में भी सोलाना इज लीडिंग। ब्लॉक टाइम 30x मोर है इथेरियम का, हम्म, मतलब।
उसका 12.8 सेकंड पे आता है, इसका 0.4 सेकंड पे। फिनालिटी में इथेरियम इज बीटिंग, सोलाना इज बीटिंग इथेरियम, राइट? So on lot of aspects, if you see, Solana is performing far better. मतलब एक टेक्नोलॉजी की, अगर हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे इथेरियम इज बेटर, हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे सिर्फ यही चीज बची है, जो हम्म, एक ही क्रिटिसिज्म बचा है, इथेरियम की डिसेंट्रलाइजेशन और सोलाना का सेंट्रलाइजेशन। हम्म, इसके अलावा मुझे, आप मुझे बताओ, या मैं गलत भी हो सकता हूँ हम्म। टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे, बिकॉज सिंस यू हैव अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, आप कैसे समझाओगे किसी को यार? हाँ, तो देखो, जब भी आप अभी आपने जो स्टैट्स दिखाए, उसी स्टैट्स में मान लो मैं वीज़ा ऐड कर देता। अगर मैं वीज़ा नेटवर्क ऐड कर देता तो सोलाना के भी सारे नंबर्स छोटे लगने लगते हैं। अगर मैं ये नहीं लिखता कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम कंपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनिटली ज़्यादा बेटर लगने लगते हैं वीज़ा के नंबर या मास्टरकार्ड के नंबर या लाइक हम्म, जो भी बड़े नेटवर्क्स बनाए हुए हैं अभी करंट सिस्टम्स में, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम में। तो इसका मतलब क्या है कि हमें पहले यूज़र समझना पड़ेगा कि कौन इंसान किस चीज़ को यूज़ करने के लिए ब्लॉकचेन पे आ रहा है। तो डिसेंट्रलाइजेशन, अगर आप एंड कंज्यूमर हो गया, मैं आप, मतलब एवरीडे यूजर्स है हम लोग, राइट? हमें हमें किस चीज के लिए, हमारे यूज केसेस क्या है कि हमें कोई स्टॉक खरीदना है, हमें ट्रेडिंग करनी है, हमें सेव करना है अपना जो भी पैसा है, लाइक एक एवरीडे यूजर की तरह तो मेरे यूज केसेस यही है। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि क्या टीपीएस है, लाइक इस वर्ड से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी बिजनेस के पास जाऊंगा। मैं किसी बिजनेस के पास किस सेंस में जाऊंगा कि एक बिजनेस मुझे ये गारंटी दे रहा है कि लेट्स से मैं जो भी उसके पास एसेट्स होल्ड कर रहा हूँ, वो एसेट्स की सिक्योरिटी मैक्सिमम है। लाइक उस बिजनेस पे मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, या उस बिजनेस की जब मैं सर्विसेज यूज कर रहा हूँ, तो वो सर्विसेज के लिए वो बिजनेस मुझे क्या चार्ज कर रहा है, क्या कॉस्ट चार्ज कर रहा हम्म, है। तो मेरा इंटरेक्शन बिजनेस से हो रहा है। अब उस कॉन्टेक्स्ट में आप एक बार को लेट्स से एक एक्सचेंज को रखो, बाइनेंस को रख के देखो उस कॉन्टेक्स्ट में। बाइनेंस की जगह मैं आज की तारीख में एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज किस किस वजह से यूज कर रहा हूं। अगर आप एवरीडे यूजर्स के पास जाओगे, तो कुछ लोग उसको उसका रीजन सेल्फ कस्टडी बता सकते हैं कि यार यहाँ पे मेरा जो पैसा है उसको मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि बाइनेंस अगर हैक हो गया तो मेरा पूरा गया, जो कि एफटीएक्स के केस में हुआ। इस वजह से मैं क्योंकि मैं सेल्फ कस्टडी वॉलेट में होल्ड करके रख रहा हूँ अपने एसेट्स, इसीलिए मैं एक्सचेंज के लिए भी एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज कर रहा हूँ। तो उसने ये सब नहीं देखा कि मैं इस चेन का टीपीएस क्या है या ये क्या है। उसने सिंपली एक तो देखा कि भाई मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए। दूसरा, एक्सेस टू एसेट्स। तो जब मैं फैंटम यूज कर रहा हूँ या फिर लाइक जुपिटर, एक एक्सचेंज जो सोलाना पे फॉर एन एग्जांपल बहुत पॉपुलर है, मैं वो यूज कर रहा हूँ। तो मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं बाइनेंस क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ? क्योंकि वहां पे मुझे 5,000 या 50,000 एसेट्स मिल रहे हैं सीधे। जो भी नया कॉइन लॉन्च हो रहा है सबसे पहले वहां पे लिस्ट हो रहा है, क्योंकि बाइनेंस एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। वो अपनी प्रोसेस जब तक पूरी करेगा तब तक एक जो अर्ली अपॉर्चुनिटी होती है वो सबसे पहले यहाँ पे आ रही है। तो अर्ली एक्सेस के लिए एज अ एवरीडे यूजर्स में उसको यूज कर रहा हूँ। अगेन, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यहाँ पे कितना टीपीएस है या यहाँ पे इतना है। अब जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में कंपेयर हो रहा है, तो फिर मैं अगर इथेरियम के ऊपर यूनिस्वाप पे जब अगर ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं $100 अगर ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे इस चीज से डेफिनेटली फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन $10 लग रही है या $5 लग रही है, वर्सेज मैं एक दूसरी जगह पे कर रहा हूँ, वहां पे कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मुझे 1 सेंट लग रही है। तो यहाँ पे आके मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार ये ज्यादा डिसेंट्रलाइज है या ये ज्यादा सेंट्रलाइज है, क्योंकि मेरा तो $100 है, राइट? एक रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का एक हमेशा एक पैरामीटर होता है जो एक ह्यूमन इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड करता है। हम हमेशा सोचते हुए चलते हैं, राइट, कि मैं $100 का मतलब, मैं इसीलिए आ रहा हूँ ना कि मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि मैं लेट्स से $100 इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी चीज में, वो $200 हो सकती है, पांच एक अपसाइड है उसकी $1,000 हो सकती है, बट उसकी एक डाउन साइड है कि वो जीरो भी हो सकता है, एंड उसकी कॉस्ट है एट द सेम टाइम। तो इथेरियम पे वो कॉस्ट सेंस नहीं बनाएगी फॉर $100 ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले तो आप इस एंगल से कभी भी नहीं सोच रहे हो कि टीपीएस क्या है। आप अपने एंगल पे तो सिर्फ इतनी चीजें सोच रहे हो कि कॉस्ट वगैरह क्या है। अब आप इस एंगल से सोचने लगो कि एक बिजनेस है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके पास दो रास्ते हैं। या तो वो ये सारे सॉल्यूशंस एक फास्ट चेन पे भी बना सकता है, लाइक मैं सिंपली एक डेक्स लॉन्च कर सकता हूँ ऑन सोलाना, एप्टोस, सुई।
या फिर मैं ये सेम चीज एक लेयर 2 पे भी कर सकता हूँ जो कि इथेरियम के ऊपर बनी हुई है, जैसे कि बेस हो गया या ऑप्टिमिज्म हो गया या फिर आर्बिट्रम हो गया आपका। जैसे ही आपने ये स्विच किया रोल, तो अब आपके लिए आप कॉस्ट लेवल पे सेम आ गए, एक्सपीरियंस लेवल पे सेम आ गए। यहाँ पे आके अब यूजर्स क्या ये सोचेगा कि मैं सोलाना पे हूँ या मैं आर्बिट्रम पे हूँ या ऑप्टिमिज्म पे हूँ? वो ये नहीं सोचेगा, राइट? वो तो उसको उसी तरह से यूज कर रहा है जैसे वो रॉबिनहुड यूज कर रहा है, या वो जीरोधा यूज कर रहा है, या वो ग्रो यूज कर रहा है। तो यहाँ पे डायनामिक्स ये चेंज हो जाती है कि एक बिजनेस के लिए कहां पे लॉन्च करना ज्यादा सेंस बनाता है, ना कि ये कि एक यूजर्स के लिए कौन सी चेन यूज करना ज्यादा ज्यादा सेंस बनाती है। क्योंकि बिजनेस है जो यूजर के साथ इंटरेक्ट करेगा, बिजनेस को ये डिसाइड करना है कि वो किस चेन को यूज करेगा या किस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेगा। तो जैसे ही आप ये स्विच कर देते हो, तो अब बिजनेस के एंगल से आप कॉस्ट कंपेयर करो कि एक बिजनेस को कॉस्ट कंपैरिजन में, लेट्स से कि मैं इथेरियम इंफ्रास्ट्रक्चर के अराउंड एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ वर्सेस मैं सुई एप्टोस के अराउंड एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो मेरी कॉस्ट क्या है, मेरी रिस्क क्या है, मेरा यूजर एक्सपीरियंस में क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ एंड एंड यूजर्स को। तो जैसे ये क्वेश्चंस आप बिजनेसेस के अराउंड फ्लिप कर देते हो और अब आप मेट्रिक्स सारे देखने चालू करते हो, तो ये बिजनेसेस एट द एंड ऑफ द डे यही होने वाले हैं। ब्लैक रॉक कुछ नया तो नहीं कर रहा है, सेम ही चीजें कर रहा था कि लोगों को इन्वेस्टमेंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा था। ब्लैक रॉक कितने सालों से कर रहा है, लाइक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, ट्रिलियंस में उसके एसेट्स हैं। तो जब ऐसी कंपनी सोचती है कि यार मुझे कहाँ पे लॉन्च करना चाहिए, तो वो चूज करती है कि यार इथेरियम मेरे लिए एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि एंड यूजर के केस में कॉस्ट अब बराबर है उसके लिए, क्योंकि वो एक लेयर 2 फ्रेमवर्क यूज कर सकता है कि मैंने कॉस्ट डिवाइड कर दी है अक्रॉस जो भी मेरे यूजर्स है उसके अराउंड। तो कॉस्ट अब दोनों केस में लाइक 1 सेंट 10 सेंट वो सेम डायनामिक्स में आने लग गई है। बट आप सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से जब देखने जाओगे तो ब्लैक रॉक ये देख सकता है कि यार ये क्रेडिबली न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। लाइक मैं इतना बड़ा एक अगर मैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एसेट्स होल्ड करता हूँ क्लाइंट्स के बिहाफ पे, मैं वो एक कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ, तो मुझे किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं रहना है जहां पे कोई सेंट्रलाइज एंटिटी मेरे आउटकम को चेंज कर सके। तो मेरे लिए ये एज ब्लैक रॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेरे आउटकम को कोई एक बिजनेस एंटिटी या कोई एक बिजनेस इंडिविजुअल इंपैक्ट नहीं कर पाना चाहिए। हुँ, तो यहाँ पे समझ आके आप इथेरियम की डायनामिक्स काफी ज्यादा प्ले आउट होना चालू हो जाती है। समझ रहा हूँ मैं। वो आपकी बात मैं अपने लिसनर्स को यही बताता हूँ और मेरे लिए ये लिसनर्स काफ़ी लर्नड हैं। वो ये जानते हैं कि डिसेंट्रलाइज़ेशन की इम्पोर्टेंस जो बड़ी एंटिटीज़ होती हैं, जब बिलियंस में जब पैसा एंटर करेगा इस स्पेस में, सो दे विल नॉट लाइक टू क्रिएट टोकन फंड या कोई ऐसी टोकनाइज़ेशन वो नहीं करना चाहेंगे ऐसी चेन पे, जहाँ पे वो रात को सोए और सुबह को पता लगा कि लेजर के अंदर चेंजेस हो गए। डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? एक्चुअली सारी इंडस्ट्री जो है ये गेम पब्लिक लेजर की इम्यूटेबिलिटी पे चलती है। अगर लेजर में आप चेंज कर सकते हो, नो मैटर आप कितने स्केलेबल हो, फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर लेजर में चेंज नहीं हो सकता तो ही जीत है। बिटकॉइन की इंपॉर्टेंस इसी बात पे है कि उसका लेजर में चेंजेस नहीं हो सकते। इथेरियम की लेजर की इंपॉर्टेंस ये कि उसमें इम्यूटेबल है। इम्यूटेबिलिटी इसीलिए ही है कि भाई उसको उन्होंने इतना डिसेंट्रलाइज़ रखा हुआ है कि अगर कोई चेंज करना भी चाहता है तो चेंज कर नहीं सकता क्योंकि उसका उन्होंने मैकेनिज़्म इस तरीके से बनाया और इतना ज़्यादा उसकी नोड्स या उसकी जो वैलिडेटर्स हैं या जो पूल हैं, उसका हर एक इकोसिस्टम का पार्ट है, चाहे नोड्स हैं, पहले वो एडब्ल्यूएस पे काफ़ी रहता था, उसका सेंट्रलाइज़ेशन काफ़ी उसको क्रिटिसिज़्म मिलता था, उन्होंने एडब्ल्यूएस पे भी अपनी डिपेंडेंस कम करी है। कल को उन्होंने जो नोड्स के साथ जो कनेक्ट करने वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वॉलेट्स हैं, हर चीज़ में वो डिसेंट्रलाइज़ेशन लेके आ रहे हैं, यही इथेरियम फाउंडेशन का काम है। जब हम बात करते हैं दूसरे इकोसिस्टम में तो 40-50 नोड्स हैं, सेंट्रलाइज्ड नोड्स सिस्टम है। बेशक उनका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि वो बिटकॉइन की तरह या इथेरियम की तरह डिसेंट्रलाइज़ होना चाहते हैं। बट डिसेंट्रलाइजेशन इज़ नॉट अ वन वन नाइट प्रोसेस, इट्स अ इवॉल्विंग प्रोसेस। डिपेंड करता है कि फाउंडेशन कितनी सीरियस है उसको लेके। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की डोर पकड़ते हैं, तो हम फिर सेंट्रलाइजेशन फिर हम स्केलेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। रोहित, सबसे बड़ी बात ये है कि देखो, एक चीज़ तो फैक्ट है कि हम जो मर्ज़ी बोल लें, ये चीज़ें फिर मैं कह रहा हूँ जनता को समझ नहीं आती। जनता अल्टीमेटली हाँ, प्राइस प्राइस पे चलती है एंड प्राइस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ द चेन इज़ परफॉर्मिंग, दो इट इज़ नॉट ट्रू, बट दिस इज़ हाउ पीपल बिलीव।
सोलाना अगर मीम्स ला सकता है, सोलाना अगर एआई एजेंट्स को मिंट कर सकता है, सोला मैं मीम्स से शुरू करता हूँ। ये मीम्स ठीक है जो सोलाना पे हो रहा है, इथेरियम को भी चाहिए कि वो अपने यहाँ पे मीम्स कल्चर को बिल्ड अप कर ले। इश्यू क्या है? बिल्कुल। सो इथेरियम, पहली बात तो इथेरियम खुद तो एक क्रेडिबल टेक्नोलॉजी है, राइट? इथेरियम की कोई ओपिनियन नहीं है कि तुम यहाँ पे ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते। इसका मतलब अब बिजनेसेस डिमांड के हिसाब से अपने आप इंसेंटिवाइज्ड होने चाहिए कि यार ये वाला अभी इस चीज की डिमांड है, क्या मैं इथेरियम पे ये चीज बेटर बना सकता हूँ? तो मेरे हिसाब से जो आप इथेरियम से एक्सपेक्ट करते हो वो बिजनेसेस ड्राइव करते हैं, विच इज व्हाट यू विल सी विद बेस। फॉर एन एग्जांपल, अभी बेस पे वर्चुअल लॉन्च हो रखा है जहां पे काफी सारे एआई एजेंट्स लॉन्च हो रहे हैं, लाइक आपका एआई एक्सपीटी बेस पे वर्क कर रहा है फॉर एन एग्जांपल। जैसे सोलाना पे पम्प डॉट फन है, वैसे ही बेस के ऊपर अभी आई थिंक क्लैंकर नाम से एक प्रोजेक्ट है, उसने लॉन्च किया है। तो ये सारे डायनामिक्स जो है, ये तो सिंपल एक यूजर डिमांड और सप्लाई वाला गेम है। ये अब बाय डिफॉल्ट आप देखोगे कि एक चेन पे अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव हो गया है तो ये वो यहाँ पे भी होगा। अब आप देखना चालू करोगे कि कंपैरिजन कहाँ पे हो रहा है, लाइक कौन सा बिजनेस ज्यादा तेजी से ग्रो करता है या कौन कौन ज्यादा तेजी से अपना यूजर बेस ग्रो कर पाता है। और उस केस में मुझे लगता है इथेरियम का जो रोल अप सेंट्रिक रोड मैप था, वो अभी तक क्या था कि इस अप्रैल और मार्च तक इतना डेवलप नहीं हुआ था कि एक लेयर टू compete कर पाए सोलाना एक्सपीरियंस से, जब अपन कॉस्ट को डायनामिक्स में लेते हैं। बट उनका एक अपग्रेड आया था 4844 EIP 4844 नाम से, जिसमें उन्होंने बेसिकली क्या किया कि रोल अप्स के लिए एक तरह से ऐसा मान लो आप हाईवे बना दिए, डेडिकेटेड हाईवे बना दी, एक बस लेन्स बना दी कि भाई इस लेन पे तुम चलते रहो। इस लेन पे तुम चलते रहोगे तो अब बस की टिकट तो बहुत सस्ती होती है कंपेयर टू आप एक कैब बुक करते हो या एक अलग से ऑटो रिक्शा ड्राइव लेते हो। और सिंस वो स्पेसिफिक लेन्स बना दिए तो आप फास्ट भी पहुंच पा रहे हो, एक तरह से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मच मच मैच्योर हो गया। उसी के बाद से आप देखोगे कि अगर आप अब आप जो मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, तो मैट्रिक्स देखने के लिए आपको ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ बिजनेसेस एक्चुअली लॉन्च कर रहे हैं ऑन इथेरियम, कौन कौन से लोग लेयर टूज लॉन्च कर रहे हैं। आप कॉइनबेस देखोगे, कॉइनबेस तो ऐसा नहीं है कि कॉइनबेस तो एक न्यूट्रल बिजनेस था, राइट? वो तो ट्रेडिंग बिजनेस है, वो तो बिटकॉइन की भी ट्रेडिंग करता है, सोलाना की भी ट्रेडिंग करता है, जितने भी कॉइन्स सबकी ट्रेडिंग करता है। उसको लॉन्च करना था अपना, उसके पास तो सब कुछ अवेलेबल था, उन्होंने कुछ तो सोच के लॉन्च किया होगा कि हमारे लिए लाइक ये इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा सेंस बनाता है। वो क्यों बनाता है? क्योंकि उनको डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पूरा मिल गया इथेरियम पे बनाते हुए, उनको सिर्फ यूजर से इंटरेक्ट करना है और वो इथेरियम का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर पा रहे हैं, तो उनका कॉस्ट एकदम मिनिमाइज हो गया। अब वो सिर्फ लाइक यूजर एक्विजिशन पे फोकस कर सकते हैं और उससे अपना रेवेन्यू बना सकते हैं। तो अब आप जब देखोगे तो नंबर ऑफ टोकन्स लॉन्च्ड या फिर एआई एजेंट लॉन्च, इन सब में आपको लेयर टू जैसे आप इन्वॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि वो ग्रोथ रेट जो है वो मेरे हिसाब से आज की तारीख में फास्टर होगी अगर आप सारे लेयर टूज को अग्रीगेट करके देखोगे वर्सेस लाइक अदर नेटवर्क्स इस इवन इन दिस एक्टिविटी। अभी तो मैं हुँ। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एक्टिविटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, लाइक टीवीएल वगैरह, इन सब एक्टिविटी पे अपन अभी आए ही नहीं है जो जो मेट्रिक्स है लाइक विच मैटर्स अ लॉट। बट इवन अराउंड मीम कॉइन्स, एआई एजेंट लॉन्चिंग, इवन इन दैट एक्टिविटी नाउ इथेरियम इज थ्राइविंग। आप ये कह अच्छा एक बात बताइए, आप ये कह रहे हो कि जो बाकी ले L2s हैं या ईवीएम चेन्स हैं तो उनका जो डेटा है वो सारा इथेरियम पे सेटल होता है, राइट? यस। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि इथेरियम का काम नहीं है मीम कॉइन्स को लॉन्च करना, इथेरियम इज़ गोइंग टू बी द सेटलमेंट लेयर ऑफ यस। द चेन्स यस। जो उसको और आप सिंपली ऐसे ही समझ सकते हो एक बार को हुँ, कि एडब्ल्यूएस का काम नहीं है गूगल पे सक्सेसफुल हो या हुँ, आपका फोन पे सक्सेसफुल हो या कितने सारे बिजनेसेस हैं, सब लोग एडब्ल्यूएस हुँ, यूज करते हैं, है ना? तो एडब्ल्यूएस का हुँ, काम नहीं है बिजनेसेस के लिए ओपिनियटेड होना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो चेन्स का काम नहीं है ओपिनियटेड होना। जो हुँ, चेन, क्योंकि चेन आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे? चेन आपको सेटलमेंट गारंटी ही प्रोवाइड कर रहा है, एक हुँ, ऑडिटेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, म्यूटेबिलिटी ही प्रोवाइड कर रहा है। हुँ, वही है एक चेन का सेलिंग पॉइंट। राइट। अच्छा एक बात बताइए, मुझे ऐसा लगता है विटालिक से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि यार ये इसको कुछ करो यार, कुछ तो करो। वो मीम्स इतने खतरनाक होते हैं इथेरियम को लेके कि मुझे लगता है कि अभी इस शो के नीचे भी कमेंट्स बड़े खतरनाक ही आएँगे। एंड एटलीस्ट एक शायद एक बैंकलेस एक चैनल बचा है जो इथेरियम के बारे में फिर बुलिश है और इथेरियम कन्विंस करता रहता है।
व्हाट डू यू थिंक कि विटालिक ने तो बना के छोड़ दिया। डिसेंट्रलाइजेशन में आप किसी एक आदमी से एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते। फिर भी विटालिक ने एक नोट पब्लिश किया है इसके अराउंड, और मुझे लगता है कि विटालिक काफ़ी कमिटेड लग रहा है उसमें। उसने पहली बार विटालिक ने कुछ ऐसे लिखा है, दिस इज़ द टाइम, वी नीड टू डबल डाउन आवर एफर्ट। मुझे लगता है विटालिक पे भी कुछ प्रेशर तो है बैकग्राउंड में हम्म, कि यार यू से समथिंग और यू कम अप विद सम सॉल्यूशन हाउ टू स्केल इट अप। हैव यू गॉन थ्रू द रीसेंट नोट दैट ही हैज़ पब्लिश्ड? मैं चाहूँगा कि जनता को मैं बताऊँ कि उसने शेयर भी किया है। व्हाट आर योर हाँ। इनिशियल रिएक्शन ऑन दैट? बहुत ही अच्छा ब्लॉग पोस्ट है। मेरे हिसाब से विटालिक क्या है, अभी तक काफी टेक्निकल ब्लॉग्स पे फोकस था, लाइक काफी हाँ, हाई लेवल ये रिसर्च नोट आर्टिकल पे। हाँ, ये इस नोट वाले में पब्लिश उसने किया है। इसमें उसने सारे क्रिटिसिजम्स को एक तरह से हेड ऑन टारगेट किया है, स्केलिंग विटालिक के ऊपर, इथेरियम एल2 स्केलिंग को ये। लेके। हाँ, हाँ, ये बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूँ कि इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन अस कि उसने क्या बोला है इसके अंदर, एक थोड़ा अगर समरी दे दो आप। तो इस ब्लॉग पे जाएं अपन इसके पहले, लाइक काशिफ भाई, एक हुँ, कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहता हूं मैं, लाइक ताकि एक मेंटल फ्रेमवर्क आए लोगों के दिमाग में सोचने का। हाँ, तो आप एक्चुअली वापस से स्क्रीन शेयर करोगे तो एक मैंने ट्वीट डाला हुआ है, पिंड ट्वीट होगा मेरे उस पे ही। वो क्या है ना, थोड़ा सा हाँ। टेक्निकल से थोड़ा बाहर है, पहले एक थीम समझ में आ जाए, लाइक कैसे जज कर सकते हैं। हाँ, इसमें पहला ट्वीट ही है, एकदम पिन ट्वीट। हाँ, ये हुँ, मैंने पोस्ट लिखा था थोड़े टाइम पहले ही, हुँ, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म जो है इथेरियम के अराउंड ये काफी टाइम से चल रहे हैं। तो इसमें मैंने यही समझाने की कोशिश की कि यार पहले तो इथेरियम क्या है। तो आप ये समझो कि कोई भी बिजनेस, आप किसी भी बिजनेस बिजनेस को देख लो दुनिया में, आप फेसबुक सबसे सक्सेसफुल बिजनेस, आप किसी भी एक्सचेंज को देख लो, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देख लो, आप ई कॉमर्स कंपनीज को देख लो, सारे बिजनेस में एक टेंडेंसी बहुत ही सिंपल होती है कि कोई भी बिजनेस के एक टारगेट यूजर्स होते हैं, वो यूजर्स को अक्वायर करते हैं, एंड ओवर टाइम वो क्या करने की कोशिश करते हैं कि यार अब मैं ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू या लाइक वैल्यू कैप्चर कैसे करूं इस बिजनेस के अराउंड। ये इंट्रिंसिक नेचर है किसी भी बिजनेस का। आपने फेसबुक बना लिया तो अब आपके पास सारे यूजर्स आ गए, तो अब आप बी टू बी प्लेटफॉर्म बन गए हो कि आप डेटा बेचने लग गए हो, या लाइक लोग आपके ऊपर एप्स लॉन्च कर सकते हैं। तो एक मेंटल फ्रेमवर्क है कि सारे बिजनेसेस ऐप स्टोर बनना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे, कि भाई बाकी बिजनेसेस भी मेरे ऊपर हुँ, बिल्ड करें कुछ करके, ताकि मैं और ज्यादा वैल्यू अक्रूवल कर सकूं। ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये एक ऐसा मान लो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो किसी भी चेन के ऊपर लेट्स से आप एक बड़ा से बड़ा डेक्स भी होगा, वो भी इसी तरीके से सोचेगा कि यार अब लेट्स से मैं सबसे बड़ा डेक्स हूं ऑन सोलाना। मैं ये देखूंगा कि अच्छा मैं कहां कहां पे वैल्यू लीक कर रहा हूँ। लेट्स से हुँ, मैं $50 मिलियन रेवेन्यू बना पा रहा हूँ, बट मैं सोलाना को $10 मिलियन पे कर रहा हूँ इन डिफरेंट कॉस्ट। वो एमईवी के फॉर्म में हो सकती है, डेटा अवेलेबिलिटी के फॉर्म में हो सकती है, कंप्यूटेशन के फॉर्म में हो सकती है। तो मैं ये चाहूंगा एज अ बिजनेस कि यार मैं ये भी कैसे कैप्चर कर सकता हूँ, क्योंकि रेवेन्यू तो मैं ही कैप्चर कर रहा हूँ। तो वो भी फाइनली इसी तरह से सोचना चाहेगा कि मैं अब प्लेटफॉर्म कैसे बन सकता हूँ, एक प्लेटफॉर्म के रूप में कैसे इवॉल्व हो सकता हूँ। तो सारे बिजनेसेस की टेंडेंसी होती है वो प्लेटफॉर्म की तरफ इवॉल्व करें, और जब प्लेटफॉर्म की तरफ इवॉल्व करने लगते हैं तो अपने कॉस्ट मिनिमाइज करते हैं। तो उस कॉस्ट में क्या होता है अब, एक तो ये होता है कि भाई आप रेंट कहाँ कहाँ पे कर रहे हो। तो टेक्नोलॉजी बिजनेस के अंदर वो रेंट होती है जब आप डेटाबेस या ऐसा मान लो डेटा स्टोर कर रहे हो कहीं पे। तो डेटा अवेलेबिलिटी आपने टर्म सुना होगा क्रिप्टो के कॉन्टेक्स्ट हुँ, में, तो उसको आप वैसे समझ सकते हो। दूसरा होता है आप कंप्यूटेशन की कॉस्ट दे रहे हो कि अ, जो मैथमेटिक्स काम हो रही है कि x+a=b मैं कुछ कर रहा हूं, तो ये कंप्यूटेशन जो है वो कहाँ पे हो रही है। ये दो तरह की प्राइमरी कॉस्ट होती है जो कि ब्लॉकचेन उसी के अराउंड, उसी कॉन्सेप्ट के अराउंड बनी है। लाइक एडब्ल्यूएस भी सेम ही चीज करता है, वो भी आपको एक स्टोरेज सर्विसेज दे रहा है और एक कंप्यूटेशन सर्विसेज दे रहा है। तो अपना जो सारे ब्लॉकचेन्स वो एक तरह से डिसेंट्रलाइज एडब्ल्यूएस की है, ऐसा मान के चलो। अब आप विटालिक का पोस्ट ओपन कर सकते हो, हुँ, लाइक इस इसी के अराउंड बेसिकली उन्होंने पूरी थिंकिंग रखी है कि यार हम एक लेयर टू सेंट्रिक वर्ल्ड बना रहे हैं जहां पे कोई भी बिजनेस आके खुद का ऐप स्टोर बना सकता है। लाइक अब आप बेस को देखोगे तो बेस एक ऐप स्टोर ही है, राइट। बेस इज इटसेल्फ एज लाइक सोलाना, कि वहां पे कोई डेक्स भी लॉन्च कर सकता है, सोशल ऐप भी लॉन्च कर सकता है, पेमेंट ऐप भी लॉन्च कर सकता है।
आपने सोनी को देखा, सोनी ने एक अपना लॉन्च किया, एंटरप्राइज ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट होता था। ब्लैक रॉक भी यही करने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपने टोकनाइज्ड कर रहा हूँ फंड्स। तो ये सारे जो हैं, अब इस कॉन्सेप्ट के जब आप अराउंड सोचना चालू करते हो, तो आपके जो कॉस्ट है, कॉस्ट बॉटलनेक, वो दो लेवल पे आ जाते हैं, एक तो कंप्यूटेशन लेवल पे और एक डेटा अवेलेबिलिटी लेवल पे। तो जो पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है वो इसी के अराउंड लिखा हुआ है कि ये स्केल जब अपन करते हैं तो इसके अराउंड चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। तो आपने यहाँ पे दो चैलेंजेस उसने फॉर एन एग्जांपल मेंशन किए विटालिक ने, कि आज की तारीख में L2s का अगर आप ट्रैक्शन देखो ऑलरेडी, तो इवन दो इथेरियम 15 ट्रांजेक्शन पर सेकंड करता है, बट आप जैसे लेयर 2s को सारे को इन्वॉल्व कर लो तो आई थिंक 250 से 300 TPS के अराउंड अभी इथेरियम ट्रांजेक्शन कैपेसिटी में ऑलरेडी पहुंच चुका है। लाइक 20 गुना 15 से 20 गुना ऑलरेडी स्केल कर चुका है। तो इसको अब 15 से 20 की जगह 1500 से लाइक 1000 गुना स्केल जब करना हो, तो वहां के अराउंड क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो उसमें दो प्राइमरी चैलेंज आ रहे हैं अभी इथेरियम को। पहला, जिसके अराउंड ज्यादा क्रिटिसिज्म है, पहला है स्केलेबिलिटी ऑफ ब्लॉब स्पेस। ये जो मैं बोल रहा था कि लाइक दिस इज द स्टोरेज वाला पार्ट, कि आप कुछ डेटा स्टोर कर रहे हो, उसके अराउंड है। तो विटालिक ने उसी को एक हेड ऑन टारगेट किया है कि भाई लेयर 2 जो है वो ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट फिट है, हमारे कस्टमर्स एक्चुअली लेयर 2 है, वही एंड यूजर्स लेके आएंगे, तो हमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है एज इथेरियम। हमें बस सॉल्व करते रहना है प्रॉब्लम्स ऑफ लेयर 2। एज लॉन्ग एज लेयर 2 का बेस्ट एक्सपीरियंस होता रहेगा, बेसिकली ब्लैक रॉक का अगर बेस्ट एक्सपीरियंस होगा तो ब्लैक रॉक लाएगा जितना भी एसेट हो सकता है, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इथेरियम पे लेके आएगा, बिलियंस ऑफ यूजर्स इथेरियम पे लेके आएगा, एज लॉन्ग एज ब्लैक रॉक इज हैप्पी। और दूसरा, इंटरऑपरेबिलिटी के अराउंड आपने बहुत सारे क्रिटिसिज्म सुने होंगे कि यार ये आर्बिट्रम अलग है, ऑप्टिमिज्म अलग है, तो आपस में कैसे एक दूसरे से बात करें, फ्रेगमेंट हो रहा है मतलब इकोसिस्टम। तो ये दो आई थिंक यहाँ पे चैलेंजेस की बात की है, एंड लाइक वी कैन अपन डीप में जा सकते हैं, बट दैट्स द कॉन्टेक्स्ट जो था इस ब्लॉक के अराउंड। राइट। मैं ब्लॉब्स को ऐसे समझाता हूँ, ब्लॉब्स आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक कारखाना था। उस कारखाने ने जब स्केल अप करना चाहा अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो उसने फ्रेंचाइजीज खोल दी। एक उसने खोल दी, रोहित ने ले ली फ्रेंचाइजी, एक मैंने ले ली, एक किसी और ने ले ली, प्रणव ने ले ली, और पूरे इंडिया में हमने फ्रेंचाइजीज खोल दी। अब फ्रेंचाइजीज खोलने के बाद फ्रेंचाइजी रन किसे करनी है? वो काशिफ को रन करनी है, रोहित को करनी है, उसे इंश्योर करना है कि वो प्रॉपर स्पेस दे, प्रॉपर स्टाफ को ट्रेन करे और काम धंधा करे। कारखाने का फोकस अब किस पे रह गया? कारखाने का काम है जो वो प्रोडक्ट उसका बॉम्बे में मिलता है, उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट गुजरात में मिले, उसी प्रोडक्ट का क्वालिटी उसे हरियाणा में मिले। तो एक कारखाने का काम है प्रोडक्ट पे फोकस करना और फ्रेंचाइजीज को सपोर्ट सिस्टम बनना। फ्रेंचाइजीज को क्या इश्यूज आ रहा है, उस इश्यूज को रिजॉल्व करना और उनके इंसेंटिवाइजेशन को प्रॉपर मेंटेन रखना ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। सो ये ब्लॉक, अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? जो ब्लॉब स्पेस है, क्योंकि क्योंकि जो ब्लॉब्स है ये लिमिटेड स्पेस है, इसमें भी अब इशू क्या आ रहा है जो मैं इसमें बेस चेन को भी मैंने इसको क्रिटिसाइज करते हुए सुना, मैंने ये कहीं मैंने पढ़ा, अब इसमें कितनी सच्चाई है कि ये ब्लॉब की जो स्पेस की जो प्रॉब्लम है, राइट, इसको कैसे सॉल्व करें? बेसिकली वहाँ लड़ाई भी अब इसमें हो रही कि इतनी L2s बढ़ रही हैं और सारी L2s उस ब्लॉब स्पेस के लिए फाइट मार रही हैं और वो ब्लॉब स्पेस स्केलेबल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं। तो व्हाट इज दैट एग्जैक्ट इशू जो ब्लॉब का जो फेस हो रहा है? हाँ, तो ब्लॉब क्या है कि इथेरियम में नोड्स होते हैं, इन नोड्स को दो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। एक तो उन्हें कंप्यूट सर्विस प्रोवाइड करनी है, कंप्यूट को आप मान लो सीपीयू की तरह, कुछ भी आया आपको मैथमेटिक्स रन करनी है और आउटपुट देना है। और दूसरा उन्हें स्टोरेज, स्टोर करके रखना है कुछ डेटा। तो अब इथेरियम का जो लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन है, उसमें आपने क्या किया कि आपने कंप्यूट को आउटसोर्स कर दिया। हम्म। हर एक लेयर 2 खुद का कंप्यूटेशन रिसोर्स दे रहा है आप। ठीक है, तो कंप्यूटेशन को स्केल करने की अब इथेरियम को जरूरत नहीं है, कंप्यूटेशन बाहर रन हो रही है। इथेरियम को क्या इंश्योर करना है कि वो कंप्यूटेशन रन करके जो फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ट्रूथ है, कि वहां पे कोई, क्योंकि जो पार्ट आउटसोर्स किया है उसी में क्वालिटी रिग हो सकती है, जैसे आपने वो कारखाने वाला एग्जांपल दिया अभी। तो मैंने हम्म। फ्रेंचाइजी दे दी, अब मैं कैसे इंश्योर करूं क्वालिटी, कि ये इंसान जो प्रोडक्ट हम्म। बना रहा है वो सेम ही प्रोडक्ट है। तो हम्म। वो करने के लिए ऐसा मान लो आप हर एक लेयर 2 प्रूफ जनरेट करता है कि भाई मुझे ये इनपुट मिला था,
मैंने ये कंप्यूटेशन की और मैंने ये आउटपुट दिया, ठीक है। तो इथेरियम के ऊपर वो बेसिकली वो आउटपुट देता है और प्रूफ ऑफ कंप्यूटेशन देता है। उससे इथेरियम को ये इंश्योर हो जाता है कि हाँ भाई इसके पास ये इनपुट था, तो इसने कंप्यूटेशन सही किए तभी ये आउटपुट आ सकता था, हम्म, ठीक है। अब लेकिन इथेरियम को उसके लिए इनपुट स्टोर करके रखना है और आउटपुट स्टोर करके रखना है। ये दोनों इथेरियम के पास अभी भी स्टोरेज के एंगल पे कैपेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। अब हर एक ऐसा मान लो कि आप एक कंप्यूटर रन कर रहे हो, मैं एक कंप्यूटर रन कर रहा हूं, हम दोनों सेम डेटा अगर होल्ड करके रख रहे हैं, तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है, तो उसका बाय डिफॉल्ट कॉस्ट बढ़ते जाएगा, ठीक है। बट अगर किसी तरह से मैं एक कुछ ऐसा स्मार्ट सॉल्यूशन बना दूं कि आपको भी आधा डेटा स्टोर करके रखने की जरूरत पड़े, मुझे भी आधा आधा डेटा स्टोर करके रखने की जरूरत पड़े, तो अब बेसिकली स्केलेबल हो गया सिस्टम, क्योंकि हम दोनों को डुप्लीकेट डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बड़ा ऐसा मान लो आपकी एक जैसे मर्ज एक बड़ा अपग्रेड था इन इथेरियम, वैसे ही एक बड़ा अपग्रेड है पियर डीएएस नाम से, पियर डेस बोलते हैं उसको, हम्म, फुल फॉर्म है उसका डेटा अवेलेबिलिटी सैंपलिंग। तो ये एक मैकेनिज्म के थ्रू इथेरियम स्केल कर रहा है ब्लॉब स्पेस को। तो आज की तारीख में ऐसा मान लो आप 3 ब्लॉब होते हैं पर स्लॉट, हम्म, यूजिंग दिस डीएएस दे कैन स्केल इट टू कुछ 150 से 200 ब्लॉब पर स्लॉट वो स्केल कर सकते हैं। तो लाइक अगेन 50 से 100 गुना स्केल आ सकते हैं, एंड देन दे कैन कीप स्केलिंग इट, मतलब एक बार तो वो वो सक्सेसफुल होता है तो। कब पॉसिबल है वो? तो ये क्योंकि बहुत बड़ा अपग्रेड है, ऐसा मान लो इस तरह की चीजें किसी ने की नहीं है, क्योंकि हम्म, बाकी सारी जगहों पे आप देखोगे तो सेंट्रलाइज सॉल्यूशन है कि भाई कोई बात नहीं, डेटा आप इकट्ठा करते जाओ, सेंट्रलाइज वे में डेटा इकट्ठा करते जाओ, क्योंकि बाकी सबका डिसेंट्रलाइज वाला अप्रोच ही नहीं है। तो एक हम्म, सिंगल सर्वर में तो आप कितना भी स्टोर कर सकते हो। तो ये टफ टेक्निकल प्रॉब्लम है। उन्होंने जो रोड मैप दिया है मेरे हिसाब से 2026 का रोड मैप दिया है, और उसके पहले उन्होंने ऐसा बोला है कि टेम्पररीली हम क्या कर सकते हैं कि अभी 3 स्लॉट है उसको मैनुअली हम अपग्रेड कर सकते हैं कि 3 की जगह अब 6, हम्म, अभी मार्च में ही उनका एक अपग्रेड होने वाला है, पेक्ट्रा अपग्रेड ऐसे कुछ तो नाम है, जिसमें 3 से 6 हो जाएगा वो ब्लॉब ब्लॉब स्पेस, तो मतलब डबल कैपेसिटी हो गई सीधे सीधे। हम्म, तो धीरे अभी के लिए वो लोग हार्डवेयर ऐड करके उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आप ऐसा मान लो वो डेटा अवेलेबिलिटी सैंपलिंग वाला जो सॉल्यूशन है, उसी को शार्डिंग बोलते हैं बाय द वे, अगर आपने शार्डिंग वर्ड हम्म, सुना हो तो वही वही शार्डिंग स्केलिंग है। उस लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन शार्डिंग है एंड शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन मैनुअल अपग्रेड्स है। हम्म। व्हाट डू यू थिंक, एक यूजर जो भी हमें जिसने अभी तक 43 मिनट तक अगर हमारे साथ बना हुआ है, वो अभी भी ये सोच रहा होगा कि इसका इन सारे अपग्रेड्स का या इन सारी डेवलपमेंट्स का मैंने समझ ली, मैंने सब कुछ समझ लिया। व्हाट डू यू थिंक कि प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है? हाँ, तो ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। प्राइस का पहली बात तो देखो, लाइक सब कुछ नैरेटिव से ड्राइव होता है। लाइक अगर आप इस तरीके से कंपेयर करने जाओगे कि किसकी क्या वैल्यू है उस हिसाब से मैं प्राइस करूंगा, तो हुँ, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ट्रम्प का प्राइस क्या होना चाहिए फॉर एन एग्जांपल, या फिर बहुत सारे हुँ, मीम कॉइन्स का प्राइस क्या होना चाहिए। तो हुँ, वो बस एक अटेंशन स्पैन है, राइट। जो चीज हुँ, बहुत तेजी से ऊपर जाती है वो बहुत तेजी से नीचे भी आती है। हुँ, मुझे लगता है अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में वैल्यू अक्रूवल ही सरवाइव करता है। हुँ, मतलब बहुत सारे लोग डॉट कॉम बबल में रहे होंगे, उनको काफी फेमिलियर लग हुँ, रहा होगा कि उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भाई ये स्टॉक तो एकदम 10 गुना हो रहा है एक महीने के अंदर। तो क्या यही सत्य है? बट सर्वाइव अमेजोन किया, लाइक कुछ कंपनी सर्वाइव की जिनका एक फंडामेंटल बिजनेस मॉडल था, एक फंडामेंटल सेंसिंग थी। तो मुझे लगता है प्राइस इज अ लेगिंग फैक्टर। अल्टीमेटली प्राइस हुँ। रिफ्लेक्ट करेगा इन सारी चीजों को लेके, उस क्योंकि उसके लिए एसेट को समझना कॉम्प्लिकेटेड है। तो कौन-सा वो नैरेटिव है? चलो मैंने तो आपकी बात मान ली, हाँ, हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। तो इथेरियम हाँ, का कौन-सा वो नैरेटिव है जो उसे ड्राइव करेगा? हाँ। तो इथेरियम में ये एक थीम है जो अभी विटालिक ने ब्लॉग में भी लिखा है अपना, ट्रिपल पॉइंट एसेट। ऐसे हुँ, लाइक काफी फैंसी वर्ड है। तो उन्होंने तीनों बोला है कि इथेरियम तीनों चीजें कर रहा है एक्चुअली, स्टोर ऑफ वैल्यू भी कर रहा है, कैपिटल एसेट की तरह भी यूज हो रहा है, एंड एक ट्रांजेक्शन वैल्यू ट्रांसफर जो हो रहा है उसकी तरह भी यूज कर रहा है। तो एक एक करके तीनों में चले जाते हैं अपन। कैपिटल एसेट किस तरह से डिमांड में आ रहा है इथेरियम, लाइक सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई है, राइट। कि इथेरियम आपको चाहिए क्यों, पहली चीज तो डिमांड में कैपिटल एसेट की तरह कैसे यूज हो रहा है, जैसे जितने भी लेयर टूज लॉन्च होते हैं,
सबसे पहले वो लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, इथेरियम जितना ज्यादा हो सके उनके पास ब्रिज हो जाए, ये करने की कोशिश करते हैं ना। इट्स लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तरह समझ लो आप। या फिर जितने भी डीफाई बिजनेसेस हैं, लाइक आवे हो गया, कंपाउंड हो गया, वो क्या करने की कोशिश करते हैं कि यार इथेरियम जितना ज्यादा हो जाए, वो एज कोलेट्रल एसेट यूज कर सकते हैं, कि मैं उसको बैकिंग, उसकी बैकिंग पे मैं बोरो करने दे रहा हूँ लोगों को। आप ट्रम्प को देख लो, इनफैक्ट ट्रम्प ने देखा जाए तो तीनों सारी ब्लॉकचेन्स में ट्रम्प बहुत ही स्मार्टली ही इज यूजिंग, है ना। उसने बिटकॉइन के लिए सीधे सीधे क्या बोला कि हम रिजर्व में ऐड कर देंगे, क्योंकि स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए सबसे ज्यादा नोन है बिटकॉइन। उसने अपना प्रोजेक्ट निकाला वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, उसमें वो लोग लिटरली आवे यूज कर रहे हैं, डिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, इथेरियम सबसे ज्यादा बाई कर रहे हैं उस वाले क्लास में। उसने सोलाना का कैसे यूज किया कि भाई सोलाना मीम कॉइन के लिए बेस्ट है, उसने मीम कॉइन ही निकाला सिर्फ वहां पे। वो चाहता तो सोलाना भी बाई कर सकता था, अगर इसी तरह का पर्सपेक्टिव, वो उसको ऐसे यूज कर रहा है जिस चीज के लिए चीजें बनी हुई है, राइट। तो कैपिटल एसेट की तरह बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इथेरियम का, विच इज की कोलेट्रल की तरह समझो उसको, कि ये बढ़िया कोलेट्रल है। स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए कैसे यूज हो रहा है कि भाई स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है, यही है कि जिस चीज को डिफ्लेशनरी नहीं है जो चीज, वही स्टोर ऑफ वैल्यू है। तो इथेरियम में क्या है कि इक्विलिब्रियम है, जो आपका मर्ज आया था, लाइक कि जितनी डिमांड है उसी के हिसाब से इक्विलिब्रियम है, जितना सप्लाई इशू हो रहा है वो डिमांड के हिसाब से इशू हो रहा है, और इथेरियम बर्न हो रहा है। तो बर्न हो रहा है तो डिफ्लेशनरी मैकेनिक्स इन्वॉल्व इन इथेरियम, तो अपने आप स्टोर ऑफ वैल्यू निकल गया। इसी वजह से आप बिटकॉइन खरीदते हो कि बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स्ड है। एक कोर रीजन यही समझ में आता है मैक्सिमम लोगों को, डिफ्लेशन या फिर लाइक फिक्स सप्लाई। तो इथेरियम में वो इंट्रिंसिक है बेस्ड ऑन डिमांड, कि भाई सीधे सीधे बर्न हो रही है जैसे जैसे नेटवर्क की यूटिलिटी बढ़ रही है। तीसरी चीज, इथेरियम पेमेंट टोकन है, क्योंकि आप जितने भी लेयर 2 देख लो या जितने भी डिफाई एप्लीकेशन देख लो, वो सब इथेरियम में गैस फी पे करता है। तो एक गैस फी टोकन, लाइक ट्रांसफरेबल टोकन की तरह भी इथेरियम यूज होता है। तो पेमेंट टोकन की तरह भी यूज हो रहा है, स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह भी यूज हो रहा है, कैपिटल एसेट की तरह भी यूज हो रहा है। और कोई और एसेट नहीं है दुनिया में लाइक जो तीनों में अप्लाई होता है, विच इज आई थिंक इज व्हाट इथेरियम। और ये समझना इसीलिए ही कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि तीनों चीज एक साथ कर रहा है, लाइक अदरवाइज एक चीज समझाना बहुत ईजी होता है इंसान को। और ये धीरे धीरे, सबसे पहले मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन को समझना बहुत ईजी होगा ये। इस वजह से आप देखोगे कि ईटीएफ में स्टार्टिंग में इन्फ्लो इतना नहीं था इथेरियम ईटीएफ का कंपेयर टू बिटकॉइन ईटीएफ, बट ओवर टाइम लाइक वो धीरे धीरे बिल्डअप होने लगा, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशंस को भी समझ में आने लगा इथेरियम की वैल्यू, इथेरियम को कैसे कन्वे किया जा सकता है टू टू द वेल्दी पीपल। ओके। मेरे हिसाब से जो एक रिटेल को जो सबसे ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी, एकदम जब इथेरियम ईटीएफ के अंदर बहुत सारा पैसा बिटकॉइन ईटीएफ से ट्रांसफ़र होके जब इथेरियम ईटीएफ में माइग्रेट होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज़ जब बिटकॉइन का ईटीएफ एक पीक पे पहुँचेगा, तो उसके बाद इथेरियम के ईटीएफ में जब बिलियंस में जब पैसा एंटर होना शुरू होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को इथेरियम जो एज़ अ चेन समझ में आ जाएगी, क्योंकि उनके लिए सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइज़ेशन और फ्यूचर में डीफाई और टोकेनाइज़ेशन जो दुनिया की होगी, उनको लगेगा कि यार ठीक है, इथेरियम इज़ द चेन जहाँ पे ये अट्रैक्ट करेगा इन सारी यस, चीज़ों को। और जो यस। तो कंज्यूमर एप्लीकेशन। मेरे हिसाब से हाँ। कोर लेवल पे, और ये अभी थोड़ा अब लोग बात करने लगे, हुँ, इंस्टीट्यूशन ही है, मतलब लाइक इंस्टीट्यूशन प्रोडक्ट मार्केट फिट काफी अच्छे से बैठेगी, और उसी तरफ कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, लाइक इथेरियम हुँ, इज द चेन फॉर इंस्टीट्यूशंस। एग्ज़ैक्टली। सो आई थिंक यही यही मुझे ऐसा लगता है। और फिर मैं यहाँ पे यही बोलूँगा कि इट्स गोइंग टू बी अ मल्टी चेन वर्ल्ड, एंड all these multi chains are eventually going to be connected to each other in a seamless way. Well, you won't even know that uh, you held assets on Ethereum, but you were using an app on Sui. How the asset traveled from Ethereum to Sui, and you were using that blockchain. You were using the app of Sui. Assets you were using were held on Ethereum, and everything happened at the backdrop, and you were not even knowing what happened. So in future, maybe you're using a finance application, a DeFi application on Sui, and the application is using maybe a storage on some other chain or something like that.
So the world that we are going to see, we are so early that right now it is very easy to be judgmental about chains. हम्म, कि भाई ये चेन अच्छी है, वो चेन अच्छी है, ये चेन आरडब्ल्यू की चेन डीप इन की है, ये चेन डीफाई की है, ये चेन मीम्स की है। ये कैटेगराइजेशन आपको बड़ी स्टूपिड लगेगी जस्ट 3 to 4 years डाउन द लाइन। प्रॉब्ली ये भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। जिस हिसाब से इस स्पेस में इनोवेशन हो रही है, आपको कि यार व्हाट, फिर आपको आएगा कि चेन्स में डिफरेंशिएशन क्या रहा। एक्चुअली में चेन्स में, जैसे मैं आज आपको बोलूं इंटरनेट का डिफरेंट कैसे है, तो आप बोलोगे इंटरनेट भी कोई डिफरेंट होता है, इंटरनेट इंटरनेट है। हम्म, सो अगर कल की एप्लीकेशंस बनेंगी तो वो चेन्स पे बन रही हैं, तो चेन्स में डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ ये नरेटिव्स खत्म हो जाएगा। व्हाट विल मैटर द मोस्ट इज समथिंग दैट इज टू बी सीन, बिकॉज फ्यूचर में गेम इस लेवल की होगी कि कैसे एक ऐप ऑन अ रिटेल कॉस्ट पर्सपेक्टिव कि उसको मिनिमल, उसको उसको गैसलेस यूज करेगा वो नहीं पे करेगा आपको ट्रांजैक्शन फीस एंड ऑल दैट। हाउ वी कैन मेक इट गैसलेस एंड हाउ वी कैन मेक इट सीमलेस, हाउ वी कैन make the entire thing close to the what they're using the internet today. That is how things will evolve in the future, I think. And everything getting settled. So again, immutability of ledger, yaad rakhna hai word. Ultimately, everything getting settled on Ethereum. Imagine a world like that, yes. right? So that is how important it is. Like I mean, कि फ्यूचर में आपकी हर चीज एक ऐसे लेजर में है जो कि सदियों के लिए है। जैसे कि अगर आप मनी को गोल्ड में स्टोर कर रहे थे कि यार वो आपकी जो परचेजिंग पावर है हमेशा बनी रहे, फिर आप बिटकॉइन में स्टोर कर रहे थे कि डिजिटल एरा में, अब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने अपने जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट से लेके सोशल कॉन्ट्रैक्ट से लेके दुनिया में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यार, आप सोचो पूरी दुनिया कॉन्ट्रैक्चुअली है एक्चुअली। हम लोग दुनिया में पैदा होते ही कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन हमारा बर्थ सर्टिफिकेट इशू होता है हॉस्पिटल से, वो कॉन्ट्रैक्ट है। हम्म, वो एक डॉक्यूमेंट है। पहला डॉक्यूमेंट जो आपको पता भी नहीं होता है, आपके आने पे इशू हो जाता है। आपको 5 साल की उम्र पे पता लगता है कि मैं इस दुनिया में आया था तो मेरा रिकॉर्ड हुआ था कहीं। वो रिकॉर्ड जो है, वो एक अमर गाथा होनी चाहिए, वो पब्लिक लेजर पे स्टोर होगा। तो वो पब्लिक लेजर पे एक इंसान आया था दुनिया में और आके चला गया, और 150 साल बाद ये आदमी फिगर आउट करना चाहे तो वो कहाँ जाएगा? वो हम्म, ऐसे लेजर पे जाएगा कि वो 150 साल बाद भी एग्ज़िस्ट करता हो। आप इन इन बातों की यस। डीपर लेवल पे, इन बातों को अगर आप डीपर लेवल पे समझते हो, जो मैं कह रहा हूँ, और आप उसको फिर प्राइस से देख रहे हो कि यार अभी क्यों नहीं प्राइस बढ़ रहा, बहुत ही स्टुपिडिटी है। और मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इथेरियम का कोई, मैं तो सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आप इतने अर्ली हो स्पेस में, प्रॉब्लम क्या है कि नैरेटिव्स रात में चेंज हो रहे हैं। आप प्राइस को देख रहे हो और इधर आप देख रहे हो कि यार कुछ हो नहीं रहा है, और फिर आप वहां से निकलते हो क्योंकि आप अल्टीमेटली करते हो इथेरियम का बैग बेचते हो, और आप जाते हो मीम्स के अंदर या कहीं और इकोसिस्टम में, विच इज परफेक्टली ओके, बाय द वे इट इज योर चॉइस। बट देन डोंट पैनिक, बिकॉज़ अल्टीमेटली अगर हमें समझ में आ रहा है, हमें तो कोई चीज़, मैं तो नॉन टेकी हूँ। रोहित तो बहुत आईआईटीएन है। आईआईटी से हैं ये, और टेक्निकली ज़िंदगी में कितनी मेहनत करी होगी आईआईटी करने के लिए यार, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो बट द मैसेज फॉर आईआईटीएन इज़ आल्सो क्लियर, एंड मैसेज फ्रॉम अ नॉर्मल गाय, नॉन टेक्निकल गाय इज़ आल्सो सेइंग द सेम थिंग। तो मेरे और रोहित के बीच में आपने कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा होगा इथेरियम को लेके। हम पर्सपेक्टिव सेम है हमारा। मैं थोड़ा उसको बिज़नेस पर्सपेक्टिव से समझ रहा हूँ और ये टेक्निकल पर्सपेक्टिव से समझा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिस्कशन समझ आई होगी, पसंद आई होगी। ऐसी डिस्कशंस के लिए आप चैनल को लाइक करें, फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में मैं रोहित के जो लिंक्स हैं रेलेवेंट उनको छोड़ दूँगा, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और जीएम ट्राइब के फाउंडर हैं, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से थिंग्स ही इज़ ट्राइंग टू डिसरप्ट दिस ओवरऑल स्पेस। थैंक यू रोहित भाई। आई थिंक मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई एनर्जी, नई उम्मीद के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच। थैंक्स काशिफ भाई।